अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्लॉट एनालिसिस। और प्लॉट एनालिसिस का आप में से मे भी कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि ये क्या होता है। मे भी कुछ को ना पता हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक दफ़ा। प्लॉट एनालिसिस बेसिकली कहते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर होता है किसी नॉवल का, पूरे नॉवल का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, प्लॉट एनालिसिस यानी कि पूरे नॉवल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने उसका एनालिसिस करना है, उसका तज्जिया करना होता है। ठीक है, उर्दू में वर्ड जो यूज करते हैं वो तज्जिया है इसके लिए। तो आपने इसका कंप्लीट एनालिसिस करना होता है और बताना होता है कि उस पे टाइम पीरियड कौन सा था जब नावल लिखा गया, और किस लैंग्वेज में नावल लिखा गया, किस स्टाइल में लिखा गया, और ऑथर कौन था, हीरो कौन था उस नावल का, नावल की लैंग्वेज कौन सी थी, और टाइम, और उस टाइम कौन सी प्लेस है, जिस में जो नॉवल में जो प्लेस मेंशन होती है ना, वो प्लेस आपने लिखनी होती है। और कब ये पब्लिश कब हुआ, और लिखा कब गया, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। और इसके साथ और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको ये कोई क्वेश्चन इस तरह से आए कि डिस्कस द प्लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या डिस्कस द, और इस तरह से आए कि एनालाइज द प्लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी तरह से भी इसको चेंज करके स्टेटमेंट को ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। टॉपिक आज का प्लॉट एनालिसिस है। सो फुल टाइटल जो है इस नावल का, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये आपको ऑलरेडी पता है। ऑथर चार्ल्स डिकन्स हैं। और अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट होता है। बेसिकली टाइप ऑफ वर्क कौन सा है, नॉवल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप किसी ड्रामा या किसी पोइट्री का प्लॉट एनालिसिस कर रहे हैं, प्लॉट एनालिसिस बेसिकली होता ही नॉवल और ड्रामा वगैरह का ही है। अगर किसी ड्रामा का अगर आ जाता है तो उस पर आप ड्रामा लिखेंगे, टाइप ऑफ वर्क ड्रामा लिखेंगे। ये चूंकि हम नॉवल पढ़ रहे हैं तो हम नॉवल लिखेंगे। जॉनरा यानी कि स्टाइल कौन सा है, नॉवल का कौन सा स्टाइल उसमें यूज किया गया है। नॉवल में जो राइटर है उसने कौन कौन से स्टाइल्स को उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बिल्डिंग रोमन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और सोशल क्रिटिसिज्म, सोशल इश्यूज पे उसने किस तरह से डिस्कस किया हुआ है, वही बेसिकली क्रिटिसाइज ही करना होता है कि इस टाइप के भी इश्यूज उस टाइम पे चल रहे थे, जो कि अकॉर्डिंग टू राइटर किस तरह होने चाहिए थे, किस तरह नहीं होने चाहिए थे, और इंसान को उन इश्यूज के अकॉर्डिंगली कैसे परफॉर्म करना चाहिए, और क्या कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, और थर्ड है ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। इस पे कंप्लीट क्वेश्चन जो है एनालिसिस हम कर चुके हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो थी तब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया ये नावल। टाइम एंड प्लेस, जब ये नावल लिखा गया, चार्ल्स डिकन्स के जो प्लेस ऑफ लिविंग थी वो थी लंदन, और 1860 से 1861 तक एक साल में ये नावल जो है लिखा गया। ठीक है, डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, जब ये पहले भी मैं एट द स्टार्ट ऑफ नावल जब हम समरी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो नावल इसकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो कब थी। पब्लिश सीरियली इन इंग्लैंड फ्रॉम दिसंबर 1860 टू अगस्त 1861। सीरियली यानी कि इस पे पहले, इस नॉवल पे पहले परफॉर्म किया गया एज अ स्क्रिप्ट जो है, इसको पब्लिश किया गया था और इस पे परफॉर्म किया गया था, और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर एज अ बुक इसको जो है पब्लिश किया गया, बुक फॉर्म में इसको पब्लिश किया गया। तब पब्लिश इन बुक फॉर्म इन इंग्लैंड एंड अमेरिका इन 1861। जो सीरियली पब्लिश हुआ था वो 1860 में हुआ था दिसंबर में, और जो बुक फॉर्म में हुआ था वो 1861 में। तो ओवरऑल जो टाइम था इसकी पब्लिकेशन का वो इन्होंने 1860 टू 1861 इसीलिए लिखा। ठीक है, ओके। पब्लिशर
आगे है पब्लिशर के बारे में कि जिस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया, रियलाइज्ड इन ऑल द ईयर राउंड, पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बाय चैपमैन एंड हॉल, पब्लिश्ड इन, अब जिसने पब्लिश किया था ये उसका नाम है, और पब्लिश किस जगह पे हुआ था, लोकेशन जो थी वो थी इन अमेरिका बाय हार्पर एंड ब्रदर्स, ये लोकेशन थी। ओके, नरेटर ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पिप था उसी ने इस नॉवल को नरेट किया है, वही अपनी स्टोरी खुद बता रहा होता है, जो स्टोरी बता रहा होता है वो भी वो हीरो, वही हीरो होता है समटाइम्स नॉवल में, और उसी को नरेटर कहा जाता है, ठीक है, जो स्टोरी बता रहा होता है उसे नरेटर कहते हैं। और इस स्टोरी में पिप अपनी इस नॉवल में ये पिप अपनी स्टोरी बता रहा है, तो इसको हम नरेटर कहेंगे। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स नॉवल में या ड्रामा में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके आप सस्पेंस क्रिएट, सस्पेंस यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी जो आप में सस्पेंस क्रिएट करती है, आपको सस्पेंस होता है कि आप आगे क्या होगा, पहले क्या होता रहा है, अब ऐसे पीक पे नॉवल चला गया कि अब इसके आगे क्या होगा, आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो इस नॉवल में इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमैक्स के तौर पे हमने देखे हैं नॉवल में। A sequence of climax events occurs from about chapters, ये जो चैप्टर्स चैप्टर वाइज थे उस लिहाज से जो है रेफरेंस दिया गया है 51 to 56 तक चैप्टर्स में ये हुआ। क्लाइमैक्स आता है मिस हैविशम्स बर्निंग इन द फायर, जब पिप मिस हैविशम के घर जाता है और मिस हैविशम से माफी मांगती है और उसे सच बताती है सारा कुछ, और फिर वहां पे आग लग जाती है। ऑर्लिक्स अटेम्प्ट टू मर्डर पिप एंड पिप्स अटेम्प्ट टू हेल्प मैग विच एस्केप लंदन। और एक और पॉइंट इसमें शामिल कर सकते हैं आप क्लाइमैक्स में कि वेरी फर्स्ट टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर में थर्ड स्टेज डिस्कस की थी, और फर्स्ट टाइम जब उसे थर्ड स्टेज पे जब वो स्टेप लेता है, रिडेम्पशन उसकी स्टार्ट होती है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि उसे पता चलता है कि मैगविच उसका सीक्रेट मैन्युफैक्चरर है, वो क्लाइमैक्स भी हो सकता है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसके बाद भी एक सस्पेंस वाली सिचुएशन आप में क्रिएट होती है कि अब इसके आगे उसका रिएक्शन क्या होगा, फिर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, उससे कैसा उसका रिलेशन रहेगा और कैसा नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इसके आगे है प्रोटॉगनिस्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टोरी या नॉवल के हीरो है उसको प्रोटॉगनिस्ट कहा जाता है। तो इस जो नॉवल है इसका प्रोटॉगनिस्ट कौन है, पिप। एंटोगनिस्ट, एंटोगनिस्ट कहते हैं, प्रोटोगनिस्ट चूंकि हीरो है और एंटोगनिस्ट इसके अगेंस्ट होगा, यानी कि जैसे आप कोई मूवी है या कोई ड्रामा है ना, तो आप उसका कहते हैं कि हीरो ये है और विलन कोई और है। तो सेम एज केस विद दिस नॉवल के प्रोटोगनिस्ट पिप है, लेकिन इसका एंटोगनिस्ट कोई मुखालिफ होगा। लेकिन इस नॉवल में एज सच कोई भी हमने एंटोगनिस्ट नहीं देखा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जिन्होंने कुछ नेगेटिवली ऐसे एक्शंस परफॉर्म किए हैं कि उनको हम एंटागोनिस्ट कह सकते हैं, कि उन्होंने कुछ काम इस तरह से किए हैं, एक्शन इस तरह से परफॉर्म किए हैं अगेंस्ट देयर अगेंस्ट समवन्स यू नो एक्सपेक्टेशन, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हम उन्हें कह सकते हैं कि वो एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अब वो कोई एक नहीं है कि हमने डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कैरेक्टर्स को कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करते देखा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट नाउ। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डज नॉट कंटेन अ ट्रेडिशनल सिंगल एंटागोनिस्ट, ठीक है, इसमें कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है जिसने जिसको हम कह सकते हैं कि ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। Various characters serve as figures against whom Pip must struggle at various times. जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से पिप ने स्ट्रगल की और उसको डिफरेंट स्टेजेस पे बहुत सारे यानी कि किसी ने धोखा दिया, किसी ने किसी से वो एक्सपेक्ट कर बैठा था और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हुआ, और ये सारी चीज़ें, तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टेजेस पे उसने बहुत सारे डिफरेंट लोगों से वो मिलता है और वो उसको जो है ना
यानी कि डिसीव करते हैं, ठीक है। मैगविच इसमें एंटागनिस्ट नहीं होगा। एंटागनिस्ट इसको इस सेंस में यहाँ पे लिखा गया है कि एक चोर एक क्रिमिनल की सूरत में, ठीक है, जिसकी वजह से समटाइम्स समहाउ जिन लोगों की से चोरी की या इस तरह से वो उनको सफर करना पड़ा इस वजह से, तो मे भी उस सेंस में इसको एंटागनिस्ट कहा जाता है। अदरवाइज इसकी वजह से पिप ने तो कोई सफर नहीं किया, तो इसका इस तरह से जिक्र नहीं आएगा। मिसिस जो एंटागनिस्ट कहा जा सकता है क्योंकि पिप को वो पिप के साथ उसका जो बिहेवियर था वो बहुत क्रूअल था, बहुत रूड था, और एक बहुत ही हार्श टाइप की औरत थी वो। और मिस हैविशम का कह सकते हैं क्योंकि मिस हैविशम ने एस्ट्रेला और पिप को यूज किया अपने मकसद के लिए, एस्ट्रेला को स्पेशली, जिसको उसने मर्दों के खिलाफ भड़काया और नफरत करने पर मजबूर किया, और फिर पिप को भी अकॉर्डिंगली यूज किया। तो ये भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी आ सकता है जिसकी वजह से पिप समहाउ उसकी वजह से ही पिप ने अपने आप को चेंज किया, लेकिन मे बी समहाउ है ना उसको, क्योंकि वही डिसीव करती थी उसे, उसने बहुत ज़्यादा उसको पॉइंट आउट किया, टॉन्ट किया, उसकी ड्रेसिंग, उसके बैकग्राउंड, उसकी क्लास से रिलेटेड। तो ये भी हो सकता है। मिस्टर ऑर्ले का करेक्टर आ जाता है क्योंकि मिस्टर ऑर्लिक ने मिसेस जो पे भी अटैक किया था और पिप को भी मारने की कोशिश की थी, ठीक है, तो ये भी एंटागनिस्ट आ गए। बेंटले ड्रोमर का इसलिए आता है क्योंकि इसने अकेला को रिसीव किया, डिसीव करना यानी कि किसी को धोखा देना या किसी के साथ गलत कुछ करना, फ्रेब करना। तो अकेला को अपने जाल में फंसा कर उसकी दौलत की वजह से उसने शादी की और बाद में क्रूअल बिहेवियर उसके साथ रहा, एक मिजरेबल लाइफ ऑस्ट्रेलिया ने इसकी वजह से गुजारी, तो ये एक एंटागनिस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। एंड कंपेसन, कंपेसन कौन था, जो कि साथी था मैगविच का, लाइक साथी नहीं कह सकते बल्कि जो उसके साथ थे, एक प्रिजन से भागा हुआ था, चोर वो था, और क्योंकि इसी वजह से मिस हैविशम ने सफ़र किया, और मैगविच के अगेंस्ट इसने अपने बहुत सारे कहने के वेपन्स यूज़ किए, उसको भी धोखा दिया, तो कंपैरिजन भी एज ए एंटागनिस्ट कहा जा सकता है। With the exception of the last three, each of the novel's antagonist is redeemed before the end of the book. इसका मतलब ये है कि जो लास्ट थ्री हमने डिस्कस किए हैं, ऑर्लिक, बेंटले, ड्रमल एंड कंपैरिजन, ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली ये तीनों एंटागनिस्ट हैं, जबकि एस्टेला, मिस हैविशम और मिसेस जो और मैग्नेट। मिसेस जो तो ऑब्वियसली वो बिस्तर पे पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या क्या किया, तो बाकी सब जो थे उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और गलत किया, और फिर एट द एक टाइम पे आया, एक नॉवल में एक टाइम पे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ और उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांग ली, और यानी कि एक रिवर्सल आ गया उनका, रिडीम कर लिया उन्होंने अपने आप को। लेकिन ये जो तीन थे ये ना हुए, तो ये एंटागनिस्ट एंटागनिस्ट कहा जाएगा बेसिकली इन तीनों को, ठीक है, ये माइंड में रखनी है हमेशा बात। और कैरेक्टर्स का जो एनालिसिस है वो आपको करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर ने क्या क्या किया है, जितनी डिटेल्स में मैं आपसे अब तक डिस्कस कर चुकी हूँ अब तक, तो आपको हर कैरेक्टर का इंडिविजुअली आइडिया हो गया होगा, और हो जाना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर किस कैटेगरी में आता है, किस टाइप का था, और उसको क्या क्या उसके बारे में जो है एनालिसिस करते हुए क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सेटिंग आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि ये मिड 19th सेंचुरी में लिखा गया था। टाइम सेटिंग में टाइम और प्लेस दोनों चीज़ें आ जाती हैं। टाइम था 19th सेंचुरी का और प्लेस कौन सी थी, कैंट एंड लंदन और इंग्लैंड, ठीक है। ये जो नॉवल है, नॉवल के अंदर जो लोकेशन यूज़ की गई है, क्योंकि पिप लंदन सिटी में जाता है इंग्लैंड में, वहाँ पे जाके वो एज ए जेंटलमैन अपनी एक जो लाइफ का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे वो स्पेंड करता है, और कैंट एक लोकेशन है जहाँ पे विलेज साइड पे पिप पहले रहता था, ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन नॉवल के अंदर यूज हुई हैं, और बेसिकली भी लंदन ही लोकेशन थी जब डिकन्स ने ये नॉवल लिखा था, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि पिप स्टार्ट करता है ये स्टोरी, वही नरेटर है, वही हीरो है,
वही प्रोटोगनिस्ट है और वही जो है एक फर्स्ट पर्सन की हैसियत से ये नॉवल बता रहा है। वो क्योंकि हम जब अपने बारे में बात करें तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन दूसरा बंदा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा क्योंकि हम फिफ्थ की बात कर रहे हैं जो कि जिसने नरेट किया स्टोरी को। नेक्स्ट है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें हमने डिस्कशन की थी थ्री स्टेजेस ऑफ फिफ्थ, एवेल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ फिफ्थ। तो उसमें हमने फॉलिंग एक्शन भी डिस्कस किया था अबिट, ठीक है, कि जब उसे पता चला कि मैग्विच की जो रिवर्सल है, रेवलेशन होती है उसके सामने कि ये सीक्रेट बेनिफैक्टर था इसका, तो मिस हैविशनम नहीं थी, तो उस टाइम पे उसका फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो नॉवल में ओवरऑल जो फॉलिंग एक्शन है यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। द पीरियड फॉलोइंग, अब वो टाइम पीरियड जहाँ पे ये रिएक्शन हुए वो उसको हम फॉलिंग एक्शन कहेंगे। पिप्स डेप्थ, पिप को जब पता चला कि उस पर कर्जा है, उसको अंदाजा हुआ कि मैंने कितना कर्जा ले लिया वाले लोगों से। रिवीलिंग ऑफ सीक्रेट बेनिफैक्टर, जब उसको पता चला कि उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर कौन है, उसको रिवील हुआ, उसके सामने सच्चाई सामने आई, ये भी था। मैग्विच कैप्चर, मैग्विच को जब इलीगली लंदन आने पे पुलिस ने पकड़ लिया था, ठीक है, और फिर इसकी मदद की थी पिप ने, बाद में लंदन से भागने में, या तो भागने में उसकी मदद की थी, इंक्लूडिंग मैग्विच डेथ। इसमें मैग्विच की डेथ भी आ जाती है फॉलोइंग एक्शन में, क्योंकि इस डेथ की वजह से ही पिप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके साथ ही उसको एहसास होता है कि उसके साथ एक्चुअली में कौन है, कौन उससे मोहब्बत करता है, कौन उसका अपना है। Pip's reconciliation with Joe and his reunion with Estella after 11 years. मैगविच की डेथ के बाद तो वो उसकी रिकन्सिलेशन हो जाती है जो के साथ और बिडी के साथ, लेकिन एस्टेला से वो 11 साल बाद मिलता है, जब वो 11 साल के लिए एक अपना बिजनेस सेटल करने चला जाता है दूसरे कंट्री, तो तब उसके बाद आने के बाद एस्टेला से वो मिलता है और फिर उसकी रीयूनियन होती है। तो ये भी इसका जो है ना वो फॉलोइंग एक्शन में आता है। टेंस पास्ट है, ठीक है, जो इसमें यूज किया गया था, क्योंकि पिप अपनी स्टोरी सुना रहा है तो स्टोरी ऑब्वियसली एक पास्ट टाइम का ही होती है, ठीक है। और फोर शेडोइंग है नेक्स्ट। फोर शेडोइंग कहते हैं कि कोई ऐसा सिग्नल, कोई ऐसा क्लू मिलना जो किसी फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट के का सिग्नल दे, ठीक है, कोई वार्निंग दे। Great Expectations contains a great deal of foreshadowing. The repeated references to the convict, द मैन विद द फाइल इन द पब, एंड अटैक ऑन मिसेस जो, ये जो दो एक्शंस हैं मिसेस जो के जो अटैक हुआ और जो एक इंसान था वो जब पिप हायर करता था लोगों को, एवेंजर्स को, और तब उस पे जो है पब में जो फाइल के साथ आया था एक आदमी, ये किस चीज की वो शेडो करता है, वो शेडोज हिज रिटर्न, उसके जो है वापस आने की, ही इज टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन जो वहाँ पे कॉन्विक्ट था मैग्विच के साथ, उसके बारे में अभी बात हो रही है। द सेकंड कॉन्विक्ट ऑन द मार्श, मार्श मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं। मार्श है एक जमीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पे जो जहाँ पे सैलाब आने का खतरा होता है, ठीक है, जो सैलाब के दिनों में फ्लड वहाँ पे जाना वो फ्लडेड होती है लैंड का वो पार्ट, ठीक है। तो वो पार्ट जो है किस चीज को फोरशैडो कर रहा है, द रेवलेशन ऑफ मैग्विक्स कॉन्फ्लिक्ट विद कंपैशन। जब स्टार्ट ऑफ द नॉवल थोड़ा सा कुछ 3 to 4 चैप्टर्स आगे जाते हैं, तो ये मार्च के बारे में जिक्र किया जाता है। तो मार्च पे क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा जमीन का हिस्सा है जहाँ पे जो है ये छुपने की कोशिश करता है मैग्विच, तो यहाँ से पता चलता है कि एक चोर है जो कि मार्च जो लैंड के उस हिस्से पे आया है। तो ये फोर शेडो कर रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि इसका जो मैग्विच का कॉन्फ्लिक्ट है वो रिवील होने वाला है। ये पता चलेगा कि ये चोर कौन है और ये किसके साथ भागा है, क्यों भागा है और कहाँ से आया है और कौन है ये इंसान, ठीक है। तो इसका झगड़ा यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, ये जो मार्श है और मैग्विच का वहाँ पे छुप जाना इस चीज का सिग्नल दे रहा है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट रिवील होने वाला है। द मैन इन द पब हु गिव्स पिप मनी foreshadows the revelation that Pip's fortune comes from Magwitch। अब ये जो मैन है एक आदमी आता है पिप के पास
और पिप को पैसा देता है जो मिस्टर जैगर्स है, वही ये सारा कुछ कर रहा होता है। तो जब उसको पैसा देता है तो वो ये भी इस चीज़ की क्या लें कि होती है, सिग्नल आता है कि बहुत जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा कि पिप का जो मैन्युफैक्चर है वो कौन है, सीक्रेट मैन्युफैक्चर। मिस हैविशम वेडिंग ड्रेस, मिस हैविशम की जो वेडिंग ड्रेस है उसे देख के हमें पता चलता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हम देखना चाहते हैं उसकी सराउंडिंग में जो उसकी सिचुएशन होती है एंड हर बिजार सराउंडिंग foreshadow the revelation of her past and her relationship with Estella। उसकी ड्रेस, उसका डार्क रूम और उसका घर देख के हमें ये अंदाजा होता है और हमें ये सिग्नल आता है, हमें माइंड में ये बात आती है कि क्यों इसका जो है ये सिचुएशन क्यों है इसकी, वो तो वो जो पार्ट है वो हमें इस बात का सिग्नल दे रहा होता है, हमारे माइंड में ये सस्पेंस क्रिएट होता है कि बहुत जल्द इसका भी पता चल जाएगा, ठीक है, रिवील हो जाएगा। Pip's feeling that Estella reminds him of someone he knows foreshadows his discovery of the truth of her parentage। अब पिप्स की जो फीलिंग है स्टेला के लिए, अम, उसको वो लाइक जब उसको स्टेला से मिलता है और कुछ टाइम जब वो स्पेंड करता है लंदन में, तो वहाँ पे जमल और स्टेला जो क्लोज होते हैं दोनों, तो उस टाइम पे ये फोर शेडोइंग का हम कह सकते हैं कि जो है इसके जो रियल पेरेंट्स हैं वो कौन है इसके बारे में भी बाद में पता चला। द फैक्ट दैट मिस्टर जैगर्स इज अ क्रिमिनल लॉयर, अब जब मिस्टर जैगर के बारे में पता चलता है कि एक क्रिमिनल लॉयर है, तो हमें इस चीज़ का सिग्नल मिलता है कि मे बी जो वो मैगविच के साथ इन्वॉल्व है, ये इसको सारा इसका बैकग्राउंड इसको पता है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बाद में रिवील हो जाती है और होनी होती है एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे रेफरेंसेस और भी हैं जो हमने आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर द वेदर ऑफन शेडो फोर शेडोज ड्रामेटिक इवेंट, आपने बहुत सारे ड्रामास में नॉवेल्स में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कि जब कोई हॉरर सिचुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंगली म्यूजिक की जो टोन है उसकी आवाज आ रही होती है आपको, ठीक है, या मौसम का वो बादल का गरजना उस तरह से फील हो रहा होता है, ठीक है। और यही इसमें है कि कुछ ड्रामेटिक इवेंट्स जो थोड़े से डरावने, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है या थोड़ा खतरे वाली बात होती है, तो वहाँ पे स्टॉर्म और थंडर और इस तरह का जो वेदर है वो क्रिएट कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो वेदर जब क्रिएट होता है तो पता चलता है कि कुछ ड्रामेटिक होने वाला है, कुछ सीरियस, कुछ क्राइम या किस तरह की कोई चीज होने वाली है। A storm brewing generally means there will be trouble ahead। इसका मतलब ये है कि आगे आगे कुछ खौफनाक चीज होने वाली है। As on the night of Magwitch's return, जब मैगविच वापस आता है तो उस रात यही सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है टोन। टोन का मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पूरे नॉवल में किस टाइप के वेदर की क्या था कंडीशन, किस तरह के इवेंट्स थे और किस टाइप के इमोशंस फीलिंग्स और इनको टोन जो है ना कहा गया है, किस टाइप के इमोशंस और फीलिंग्स जो है ऐड किए गए हैं नॉवल में। वो है कॉमिक, हमें थोड़ा कॉमिक भी मिलता है, चेयरफुल भी मिलता है, हिस्टोरिकल ड्राई, क्रिटिकल भी मिलता है, सेंटिमेंटल मेंटेलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज वही हम देखते हैं। डार्क, इसको मिस हैविशम प्रेजेंट करी है, ड्रामेटिक फोर बॉडिंग, गॉथिक हम देखते हैं, यानी कि जो चिल्ड्रन का जो होता है जिनके जब पिप के पे अटैक हुआ था, ऑलडे के अटैक करने की कोशिश करता है, मर्डर करने की कोशिश करता है, ये इसमें आ जाता है। सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथी गेन करना, सिंपैथी से रिलेटेड पिप का आ जाता है कि वो एंड पे इसी तरह सिंपैथेटिक वे में ही जीना शुरू कर देता है, तो ये सारी टोन जो है इसमें आ जाती है। थीम है आगे, और थीम्स में ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले फर्स्ट लेक्चर में जब हमने समरी डिस्कस की थी, लेकिन अगेन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जब आप प्लॉट का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी होती हैं।
टोन कैसी है, थीम क्या है, इसमें मोटिव्स क्या हैं, सिंबल्स कौन से हैं, और इसमें और कौन कौन सी डिटेल्स जो है किस वे में और किस स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो करते हुए जो है वो लिखी गई है। थीम्स में मैंने आपको बताया था एम्बिशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सोशल क्लास और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एम्बिशन एंड डिज़ायर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड मॉरल। इसमें एम्बिशन का आता है पिप के कैरेक्टर में, जहाँ पे पिप ने सोचता है उसकी अपने एजुकेशन के बारे में सोचता है, अपने जेंटलमैन की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना, अपने आप को अपग्रेड करना, इस बारे में वो सोच रहा होता है। ये इसके एम्बिशंस होते हैं। और फिर नेक्स्ट लेवल पे उसके एम्बिशंस चेंज हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे उसके एम्बिशंस जो है एट द एंड ऑफ नॉवल कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, तो एम्बिशंस की जो थीम है ये बेसिकली थ्रू द नॉवल हम देख सकते हैं। एंड द डिजायर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करने की, ये थ्रू आउट द नॉवल चलता रहता है। जब वो एस्टेला से नहीं मिलता तब भी एस्टेला से मिलने के बाद उसके और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसके एम्बिशन भी चेंज हो जाते हैं। फिर जब उसका फॉलोइंग एक्शन आता है, जिस थर्ड स्टेज आती है रिडेम्पशन की, जब उसे पता चलता है कि वो क्या क्या करता रहा है और वो असल में है क्या और किस मुकाम पे है, तो उस टाइम पे भी उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। इकोनॉमिकली भी जब वो 11 साल के लिए कमाने चला जाता है, ठीक है, सोशली भी उसे पता चलता है कि उसके अपने चाहने वाले कौन है और लोगों की मदद करके खुश रहा जा सकता है और पैसा क्या है और पेरेंट्स क्या होती है इंसान की, ये वो। और मतलब यही सारी चीज़ें मॉरली सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारी जो कैटेगरीज आ जाती हैं। गिल्ट और शेम का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिमिनलिटी, गिल्ड मैंने आपको बताया था, क्रिमिनलिटी यही कंपेंसन और लैंग्वेज को शो करते हैं। इसमें आप ऑर्लिक को भी शामिल कर सकते हैं, उसने भी एक क्राइम कमिट किया था। और बेंटले ड्रमर जिसने एस्टेला पे जुल्म किया, मिजरेबल लाइफ गुजारने पर उसको मजबूर कर दिया, वो भी आ सकता है इसमें। इनोसेंस, इनोसेंट चाइल्ड की हैसियत से जो इसने गुजारा था पिप ने, और एक जो भी इसमें आ सकता है इनोसेंस में। ठीक है, मेच्योरेशन, मैच्योर होना, और ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ये बिल्डिंग जॉमन में आ जाता है थीम, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पहले। मेच्योरेशन में द एंड ऑफ नॉवल जो मेच्योरिटी आती है नॉवल उसके फिफ्थ के कैरेक्टर में, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अगर यहाँ पे फर्दर आपको डिटेल ऐड करना चाहें तो। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ अफेक्शन, मोहब्बत की, लॉयल्टी की और सिंपथी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है ओवर सोशल एडवांसमेंट इन क्लास सुपीरियरिटी, सोशल क्लास, ये सारी जो थीम्स हैं, मोहब्बत का जो आपको देखने को मिलता है थ्रू द नॉवल, जो बीडीएम से जो पिप के और एस्टेला के और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं लॉयल्टी कहाँ थी कहाँ नहीं थी। ठीक है, वो थ्रू द नॉवल ये भी चलता रहता है। सिंपैथी मिस्टर जो के कैरेक्टर में, बीडी के कैरेक्टर में आप देख सकते हैं। फिर पिप के भी अपने कैरेक्टर में ये चीज़ें आप देखते हैं एट द एंड ऑफ नॉवल। और क्लास सुपीरियरिटी, क्लास से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए, सोशल क्लास से रिलेटेड भी, जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यही सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग सुपरफिशियल मॉरल एंड सोशल कैटेगरीज इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड, ये सारी थीम्स, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना और इनको लाइक बदलती दुनिया में इन सबको कैटेगराइज करना और बैलेंस रखना, बैलेंस के साथ लेके चलना, ये राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सपेंड किया हुआ है इस नॉवल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थीम्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट है मोटिव्स। मोटिव्स की थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ इसको। ठीक है, ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।